Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 11th biology chapter number first the living world. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसके पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं दो तीन टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जैसे व्हाट इज लिविंग थिंग्स इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरह से अलग अलग वीडियोज के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए। जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि हम लोग पहला क्लास कौन सा करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कर रहे हैं। सेकंड क्लास हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्लास जो कि हो सकता है मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव क्लास। और जिस जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका क्वेश्चन आंसर फिर उसका एनसीईआरटी क्लास क्वेश्चन आंसर फिर उसका डिस्क्रिप्टिव क्लास और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस पेपर। तो इतने सेगमेंट से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और साल के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्लास में हम लोग ज़्यादा टॉपिक कर पाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में रीडिंग करनी होती है तो इसलिए थोड़ी सी टाइम लगती है आपको समझने में भी हमको समझाने में भी। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको हेडिंग वाइज सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन करना होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है। आज की जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो आज हम लोग जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। तो आई होप कि आपको वो दिख रहा होगा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको नॉमेनक्लेचर हेंस। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है इसके फर्स्ट वीडियोज में कि जितने लिविंग थिंग्स हैं इनकी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा संख्या है। और तो संख्या के साथ साथ क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा है। साथ में हर एक कंट्रीज के हर एक स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग प्लेस पे अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाउन में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। तो जो ही ऑर्गेनिज्म है जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम डिफरेंट नाम से जानेंगे तो उसके एग्जैक्ट नेम पता नहीं चल पाते कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो उसी लिए किसकी आवश्यकता पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता पड़ी जिससे हम उसका नामनक्लेचर कर सकें। और जो नामनक्लेचर कर सकें वह नामनक्लेचर उस ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वन होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म के लिए दो वो बनाए गए दो संस्था बनाई गई जिसका नाम है फर्स्ट का नाम है द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो एक जितने भी बॉटनिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे किया जाता है। और दूसरा है एनिमल के लिए ICZN जिसमें जितने एनिमल से संबंधित डिस्कवरी होती हैं उसका नाम कहाँ किया जाता है ICZN पे किया जाता है। यहाँ तक की टॉपिक हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करना है वो यहाँ से डिस्कस करना है कि बायोलॉजिकल नाम जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नाम बनाए जाते हैं उनके क्राइटेरिया क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन एस ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं जो प्रोवाइड कराए जाते हैं साइंस द्वारा वह किसी ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सल नेम होता है। पूरे यूनिवर्स में उसे एक्सेप्टेबल माना जाता है पूरा यूनिवर्स उस नाम को मानता है। दिस नाम ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। इस नेम में कितने कंपोनेंट होते हैं टू कंपोनेंट होते हैं। डेट इज द फर्स्ट क्या है जेनरिक नेम एंड सेकंड है स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज नेम। एक उसके जीनस का नाम बताता है और एक उसका स्पेशल नाम होता है यानी उसका खुद का नाम होता है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। चूंकि इस सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है इसीलिए इसे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। इसीलिए इसे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। दिस नामिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। यह नामिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग याद करिएगा और नाम याद करिएगा। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। इज बेस्ड प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये था। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट was found to the convenient. Let us take to example of the mango understand why। चलिए तो हम मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझेंगे कि इसका बायोलॉजिकल नाम कैसे लिखा जाता है यानी मैंगो को बॉटेनिकल नाम हम कैसे लिखेंगे। प्रोवाइड साइंटिफिक नेम बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम जो मैंगो का है वो क्या है मैंगीफेरा इंडिका है। आप क्या कहेंगे मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नाम किसका मैंगो का।
लेट अस सी हाउ इट इज बाइनॉमियल नेम। अब इसका बाइनॉमियल नेम के बारे में हम लोग देखेंगे यानी समझेंगे। इन दिस नेम, इस नेम में मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वाइल इंडिका, जो इंडिका है, इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज, इसकी स्पीसीज को यानी इसकी जात को प्रदर्शित करता है, यानी मैंगो के बारे में बताता है। आर ए स्पेसिफिक एस्थेटिक अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। जो रूल है, जो उसके नियम हैं, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका रूल की बात कर लें तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन द इटैलिक विद द लैटिनाइज्ड आर ड्रिवन फॉर्म लैटिन रिस्पेक्टिवली टू द ओरिजिन। अब देखो इसमें इतना लिखा गया, इसके बारे में आप छोड़ दीजिए। कह रहा है बायोलॉजिकल नेम जो लिखे जाते हैं वो बायोलॉजिकल नेम चाहे वो एनिमल का होगा चाहे वो प्लांट का होगा, वो लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं, जिसके लिए आप इटालियन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो इटालियन लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं। सेकेंड है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड इन द जीनस नेम। कह रहा है जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो पहला नाम होता है, जैसे मैंगीफेरा, ये क्या है? जीनस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, वह उस स्पीसीज के नाम को बताता है। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम जो लिखा जाता है वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। सेकेंड रूल क्या है कि इसके नाम में फर्स्ट नेम जो लिखे जाते हैं वो जीनस का होता है। चूंकि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है तो फर्स्ट नेम क्या होता है? जीनस का होता है, और सेकेंड नेम किसका होता है? स्पीसीज का होता है। दोनों मिलकर के बायोलॉजिकल नेम बनाते हैं। व्हेन हैंड राइटिंग, जब हम इसे हैंड राइटिंग में लिखते हैं, आप जब अपने मोबाइल का फॉन्ट या कंप्यूटर का फॉन्ट इटालियन करते हैं तो आपका वर्ड ऐसे लिख के आता है, थोड़ा सा तिरछा लिख के आता है, ऑड। लेकिन जब आप इसे हैंड राइटिंग से लिखते हैं, हैंड राइटिंग में तो आप इतना तिरछा लिख नहीं सकते, तो जब आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो इन्हें दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। यानी मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन कर देंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन कर देते हैं। आर प्रिंटेड इन द इटैलिक टू द इंडिकेट देयर लैटिन नेम। अगर इसको आप कहाँ पर लिखते हैं, कभी प्रिंट करते हैं या आप टाइप करते हैं, तो उसको इसका नाम जहाँ पड़ेगा किसी ऑर्गेनिज का, उसे क्या काम करेंगे, आप इटैलिक फॉन्ट में उसे कन्वर्ट कर देंगे, ताकि उस वर्ड को आप कोई देख करके पढ़ करके जान सके कि किसी ऑर्गेनिज का क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट बाय द जीनस स्टार्टेड बाय द कैपिटल लेटर। कह रहा है जो जीनस होगा उसका पहला लेटर किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जबकि स्पीसीज का पहला लेटर किससे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इस स्पीसीज का किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। और वो जीनस का पहला लेटर किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंगीफेरा, मैंगीफेरा में यम देखिए कैपिटल लेटर से लिखा गया, जीनस का नाम है। और इंडिका, जबकि आप जानते हैं किसी देश का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इंडिया लिखा गया है तो इंडिका लिखा गया है, लेकिन इसे स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जीनस का जब भी नाम आएगा किससे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर टू द स्पेसिफिक that is the end of the biological name and written by the abbreviated from Mangifera indica lin। हाँ, अब क्या होता है कि अगर जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया है, जो साइंटिस्ट इसका नाम रखा है, वह क्या काम करता है, उसके नाम के आगे अपना नाम लगा देता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका का नाम किसने रखा था? लीनियस द्वारा रखा गया था। तो उन्होंने क्या काम किया, मैंगीफेरा इंडिका के आगे LILL लगा दिया, अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया, जिससे यह इंडिकेट किया जाता है कि इसका नाम इस साइंटिस्ट द्वारा रखा गया है। तो जिसका नाम क्या होता है? लीनियस। लिन का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? लीनियस होता है। तो आप नाम कहाँ लिखेंगे? अब देखिए इस चीज़ों को समझिए। नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, अब इसका नाम तो आपको पता नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिल गया, तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने में तो आइडेंटिफिकेशन करने में आपको क्या करना होगा? तो आइडेंटिफिकेशन में आप क्या काम करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक ऑर्गेनिज्म को ढूंढा, अब इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में आपको करना होता है कि ये किस ग्रुप का है। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, या प्लेटेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, या किसका है? कार्डेट का है। किस ग्रुप का एनिमल है या किस ग्रुप का प्लांट है, किस फैमिली का प्लांट है। अगर आपको मिल गया तब तो ठीक है,
तब उसकी डिस्कवरी हुई है। लेकिन अगर इसकी डिस्कवरी नहीं हुई तो फिर आप इसका क्या काम करते हैं, कोई भी नाम रख करके इस स्पीसीज को आप साइंटिफिक सेंटर भेज देते हैं, वहाँ पे इसका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन जब आप अपनी थीसिस भेजते हैं या आप ऑर्गेनिक को भेजते हैं तो ऊपर आपका नाम लिखा होता है, तो उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने ढूंढा तो आपका नाम यम से है, तो आपका मनोज मान लो नाम है, तो आपका मनोज लिख दिया जाएगा उसके नाम के आगे। ठीक है, किसका नाम किसने ढूंढा, मनोज। लेकिन मोस्टली लिखा नहीं जाता है, मोस्टली आपको यही मिलेगा, जीनस और स्पीसीज का नाम मैंगीफेरा इंडिका। लिन बहुत रेयर केस में लिखा मिलता है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह इम्पॉसिबल है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जाए। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स ऑफ मेक दिस पॉसिबल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाई जाए जिससे इन सबको पढ़ना या समझना आसान हो जाए। अब बताओ, इतने जीव हैं, लगभग 17 लाख 18 लाख जीव हैं, सबका नाम कहाँ से पता चलेगा? सिर्फ एनिमल की बात हम कर रहे हैं, उतने 5-7 लाख प्लांट की स्पीसीज है, कहाँ से याद होगा? 25-30 लाख स्पीसीज का नाम याद करने बैठेंगे तो पूरी लाइफ वही याद करते रह जाएंगे, पढ़ेंगे और कुछ क्या। तो अब इसको इजली करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसे क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक तरह की स्पीसीज एक ग्रुप में आ जाती हैं, जिसका कैरेक्टर एक जैसा मिलता है, वो सब कहाँ आ जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं। और इससे क्या होगा, ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो ग्रुप के बारे में हम अगर जानते रहेंगे तो उसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब क्या होता है, किसी की शादी वगैरह होती है तो उसमें क्या काम करते हैं कि उसका खानदान देखते हैं। क्या करते हैं, लड़की का या लड़के का खानदान देखते हैं। तो खानदान से लड़के का कैरेक्टर पता चल जाता है, या लड़की के बारे में पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का खानदान ऐसा है, तो मोस्टली कैरेक्टर मैच करते होंगे। जब मोस्टली कैरेक्टर मैच करते होंगे तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, ये आने वाली पीढ़ी या आने वाली संतान जो है वो अच्छी होगी। उसी प्रकार से जब किसी एनिमल की बात होती है, किसी प्लांट की बात होती है, तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर मिलते हैं उसको उसी ग्रुप में रख दिया जाता है, और फिर उस ग्रुप से मिलते जुलते कैरेक्टर के कारण उसी ग्रुप में एडजस्ट हो जाता है। यही क्लासिफिकेशन का एक पैटर्न है, तरीका है। जैसे क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है जितने कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेबल होंगे, यानी ऑब्जर्व होंगे, उन्हें देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उसके आधार पर उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बी इजली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट एंड इंसेक्ट। हम आसानी से पौधों को पहचान सकते हैं, एनिमल को पहचान सकते हैं, कुत्तों को पहचान सकते हैं, बिल्ली और कीट को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, यह मोमेंट जिसमें हम इस टर्म का उपयोग करते हैं, बी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप्स, हम उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगाते हैं जिससे इन ग्रुप के बारे में हम जान सकते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक डॉग, आपको कौन सी इमेज दिखती है जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं, डॉग के बारे में सोचते हैं? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग। आप किसके बारे में सोच रहे हैं, डॉग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इमेज किस क्रिएट होगी, आपके माइंड में डॉग की क्रिएट होगी, एंड नॉट कैट। लेकिन कैट का नहीं होगा कि आपके दिमाग में कैट की इमेज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके दिमाग में क्या है कि कुत्ते की इमेज ही आती, क्योंकि आप कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं, डॉग के बारे में सोच रहे हैं। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ए इलेस्टियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या आप समझ पाए, जब हमने इलेस्टियन के बारे में कहा तो क्या आपके दिमाग में इसका कोई इमेज बना, इसके बारे में कुछ आप सोच पाए? सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, जब हम आपको मैमल्स के बारे में कह दिए, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक टू एनिमल्स दैट एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स। जैसे हमने आपसे मैमल के बारे में कहा, मैमेलिया के बारे में कहा, तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज आ गई जिसमें कान पाए जाते हैं और बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं और मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? उन्हें मैमेलिया कहते हैं। आपके दिमाग में चीज़ें आ गई। लाइक वाइज इन प्लांट, उसी तरह से प्लांट की बात करें,
इफ़ वी ट्राई टू टॉक अबाउट हीट, जैसे हमने आपसे हीट के बारे में चर्चा की, गेहूं के बारे में चर्चा की, द फीचर्स इज ईच ऑफ आवर माइंड विल बी व्हीट प्लांट, आपके दिमाग में तुरंत गेहूं के पौधे के फीचर कैरेक्टर आपके दिमाग में आ गए। नॉट टू राइस, लेकिन राइस का नहीं आया, आपके दिमाग में किसका आया? गेहूं का आया। any other plant. Hence, all these dogs, cat, mammals, sweet, rice, plant, animals, etc. convenient categories of the studies ऑर्गेनिज, ये सब एक कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जहाँ से ऑर्गेनिज के बारे में पता किया जा सकता है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। कह रहा है कि यह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। टेक्सा जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरी लेवल पे पाए जाते हैं। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टेक्सा, व्हीट इज आल्सो टेक्सा, प्लांट भी एक टेक्सा है, व्हीट भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमेलिया, डॉग्स आल टेक्सा, सभी जैसे कि एनिमल्स हैं, मैमेलिया हैं और डॉग हैं, सभी क्या है? एक टेक्सा है। बट यू नो डैट ए डॉग इज मैमल्स, आप ये जानते हैं कि एक डॉग क्या है? मैमल्स है। एंड मैमल्स आर एनिमल्स, और सभी मैमल्स क्या है? एनिमल्स हैं। देयर फॉर एनिमल्स, मैमेलिया, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंटेड टू टेक्सा इन डिफरेंट लेवल। कह रहा है कि एनिमल, मैमेलिया और टेक्सा सभी डिफरेंट लेवल पे रिलेटेड करते हैं। Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। अगर उनके कैरेक्टर फीचर की बात करें तो इन्हें अलग अलग टेक्सा में डिवाइड किया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इन टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस, और इस तरह से आप कहाँ चले जाएंगे? उनके स्ट्रक्चर, फीचर और डेवलपमेंट, उनके कैरेक्टर के डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल बेस्ड ऑफ द टेक्सोनॉमिक में सब कुछ का हम लोग स्टडी करेंगे। और इस तरह से स्टडी करके उसके बारे में हम सब सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे को हम किस में रखेंगे? क्लासिफिकेशन में रखते हैं। ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर about different kind of organisms and their diversity, but also be relationship among them. The branch of this branch study was referred to as the systematics। इसे क्या कहते हैं? systematic। The systematics is derived from the Latin word। systematic कहाँ से derived हुआ? Latin word से derived हुआ, जिसका नाम क्या है? systema, which means systematic arrangement of the organism, जिसका मतलब होता है कि organism का systematic arrangement हो जाए। Linnaeus was systematic, systema naturae। Linnaeus used systema naturae as the टाइटल हिज पब्लिकेशन, अपने बुक का नाम जो लीनियस ने रखा था उसका नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरी था। द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज टू इंडिकेट आइडेंटिफिकेशन, जो सिस्टमेटिक्स में यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? वो सिस्टमेटिक्स का एक ग्रुप हो जाता है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, जिससे कि यह किस प्रकार से इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनका रिलेशन हुआ। कैसे इंसान जो है ऐप था, ऐप से फिर क्या हुआ? गोरिल्ला हुआ, गोरिल्ला से कैसे चिंपैंजी, चिंपैंजी से मानव के रूप में लिएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिक्यूथिलस मानव, कैसे कैसे डेवलप करके यहाँ तक आया। तो इस श्रृंखला को बताता है, इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई। आपको बस इसके बारे में पढ़ते रहना है। जब आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें क्या होती हैं? आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब आपके दिमाग में चलती रहती हैं तो आपको पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। और फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो फिर आपको बहुत इजी होगा, बहुत मज़ा भी आएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल आपकी क्लास जो होगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, आज शाम को हो सकता है हम इसको आपको अपलोड कर दें। और उसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम कोशिश करेंगे कि अगर आज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपके लिए कुछ बचने वाला नहीं है। बचेगा टेक्सोनॉमिक एड्स, हाँ, हर्बेरियम और म्यूजियम बचेगा, तो उसको भी कर लेंगे कल। और मंडे से आपकी क्लास हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव क्लास, तो इसको हम लोग मंडे से डिस्क्रिप्टिव क्लास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कल हम इसी टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी।